बच्चों नीट स्पेशल का जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है आपका, इसके अंतर्गत आज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मीनिंगफुल है। इसको आप अच्छी तरह से समझो। इसमें कुछ मैथमेटिकल रूल्स यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे और इसको आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। आई डू होप कि मैं जो समझाऊंगा अगर आप उसको पैरेलल मेरे साथ लेके चल रहे हो पेन एंड पेपर के साथ तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है two small spheres each having mass m kg and charge q coulombs are suspended from a point by insulating threads each l meter long but a negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that q square equal to such and such. क्वेश्चन हमारा इस तरह से ये मेंशन है कि दो स्मॉल स्फीयर्स है, दोनों का मास सेम है, m kg है, दोनों में चार्ज भी सेम है, q कूलम चार्ज है और दोनों के जो थ्रेड की लंबाई है, दोनों के थ्रेड की लंबाई भी सेम है, l मीटर है और मास उसके बारे में कह रहा है कि थ्रेड का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, यानी धागा जो है वो नेग्लिजिबल मास का, यानी उसका मास कंसीडर नहीं करना है। और जब इसको हम लटकाते हैं तो दोनों चूंकि सेम चार्ज है तो रिपल्जन होगा। तो रिपल्जन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर एक पोजीशन में आके वो स्टैटिक हो जाता है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो कह रहा है कि जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस समय चार्ज यानी Q का स्क्वायर को हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। मान लो ये हमारा कोई एक ऐसी चीज है जो काफी फिक्स्ड है, रिजिड सपोर्ट जिसको कहते हैं, और यहां से ये वर्टिकल लाइन हुआ। थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से कोशिश करते हैं लिखने का। यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो वर्टिकल है। अब क्या है कि एक स्फीयर इधर की तरफ पर्टिकुलर एंगल पे और एक दूसरा स्फीयर इधर की तरफ पर्टिकुलर एंगल पे, ये दो स्फीयर है। ये दोनों स्फीयर जो है इस तरह से मान लेते हैं, एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर यहाँ है, दोनों का मास सेम है और धागे की लंबाई भी दोनों का सेम है। धागे की लंबाई LL है और दोनों वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है, यानी दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज आल्सो एंगल थीटा। ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग पहले उसको वन बाय वन इन चीजों को समझते हैं जो ये कह रहा है, उसका स्टेटमेंट है। अब ये दोनों इस तरह से क्यों है कि दोनों में चार्ज क्यों है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम चार्ज है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और इस पर भी इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स कहते हैं वो लगता है। दूसरा ये है कि दोनों स्फीयर का जो वेट होता है mg वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा, इसका भी mg नीचे की तरफ होगा। और ये धागा से बंधा हुआ है तो धागे की तरफ भी टेंशन होगा, धागा अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इसका मतलब है ये जो स्फीयर्स है हमारे पास, एक का नाम A दिया, दूसरे का नाम B दिया। अब ये दोनों एक mg जो वेट है उसको डाउन की तरफ ले जाना चाहता है और दोनों पर जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स है एक दूसरे को रिपेल करना चाहता है। अब इस पोजीशन में दोनों आकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के दोनों रुक गया, यानी इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अब हमें पता करना है, प्रूफ करना है कि Q स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा। तो हम लोग ने क्या करा, एक लाइन यहां से ड्रॉ करा, यहां से लेकर के एक लाइन हमने ड्रॉ करा, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दिया। चल अब थोड़ा सा इसमें कुछ नामकरण करते हैं, इस पॉइंट का नाम C दे दिया। चल अब हमें यहाँ पे देखना है कि जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब समतुल्य अवस्था में आ गया, ये बॉल ना इधर जा रहा ना नीचे जा रहा, यहाँ आकर के रुक गया, ये भी आके रुक गया। अब ये जो बॉल है, किसी एक बॉल पर हम लोग विचार करते हैं, कोई एक बॉल पर हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज दैट ये बॉल यहाँ आके रुक गया। क्यों रुक गया? ये बॉल तीन फोर्सेस के अंडर में है। ये एक फोर्स इधर जो धागा उसको खींचना चाहता है जिसको टेंशन कह सकते हैं हम लोग।
दूसरा इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स, और तीसरा उसका जो डाउनवर्ड उसका mg यानी वेट यानी भार। ये 3 फोर्स के अधीन है। जब भी कोई चीज, स्पेशली मैकेनिक्स में ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, 3 फोर्सेस के अंडर में कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक पोजीशन में है, तो वहां पे हम लोग लैमिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में। और लैमिस थ्योरम अगर इस्तेमाल करोगे तो लैमिस थ्योरम से बहुत आसानी से और बहुत कम समय में और बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस का आपका सम आपको सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लैमिस थ्योरम यूज करेंगे। तो अब ये स्टैटिक पोजीशन में है तो हम लोग लैमिस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं यहाँ प्रूफ, चूंकि हमें प्रूफ करने जाना है तो हमने प्रूफ करना है। तो हमने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले मान लो ये बॉल को किसी एक पर भी हम लोग काम कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। अब ये 3 फोर्सेस के अंडर में ये स्टैटिक में है। एक फोर्स mg इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके नीचे लैमिस थ्योरम होता है क्या, जब भी आप कोई फोर्स लेते हो तो बाकी 2 फोर्सेस के बीच का जो एंगल है, जैसे हमने Fe लिया तो बाकी टेंशन और ये mg, ये दोनों फोर्स ही है, इनके बीच के एंगल का यहाँ पे साइन लिया जाता है। तो इनके बीच का एंगल का साइन हमें कैसे लेना है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं बच्चों, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे अगर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर दें बच्चों, तो देखो यहाँ से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। दोनों वर्टिकल लाइन है तो ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब बताओ कि हमें ये एंगल पता करना, दिस एंगल। अगर यहाँ से यहाँ तक ये आ गया होता तो 180 होता। तो ये जो रेस्ट एंगल है थीटा अगर माइनस कर दिया जाए तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। यानी यहाँ हम लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। मैं लैमिस थ्योरम यूज करने जा रहा हूँ बहुत इजी वे में। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ mg को लेते हैं। सपोज mg, तो mg हमारा डाउनवर्ड फोर्स है mg। अब जब mg लेंगे, अब इसके नीचे जो हमारा एंगल होगा साइन का साथ, वो एंगल कौन सा होगा, अदर 2 फोर्सेस। अब हमारे पास अदर 2 फोर्सेस यहाँ कौन है, ये अदर 2 फोर्सेस हमारे पास mg को छोड़ के ये एंगल हमारा अदर 2 फोर्सेस के बीच है। अब ये एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख रहे हैं वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, ये तो 90 का एंगल हो गया, दिस इज 90, और ये एंगल आपका थीटा है, यानी ये ऑल टुगेदर ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब आखिर में आ गया ये टेंशन, और टेंशन जब ये फोर्स लेते हैं तो अदर 2 फोर्स हमारा ये रहता है, तो अदर 2 फोर्स के लिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री। ये लैमिस थ्योरम आपने यूज करा बहुत आसानी से, बहुत शॉर्टकट तरीके से। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आगे सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। Fe अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो दिस बिकम साइन थीटा। और यहाँ पे mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे t है और साइन 91 होता है, तो t अपॉन 1 दैट इज t। चूंकि हमारा जो प्रूफ है ना, इस प्रूफ में हमारा टेंशन कहीं है नहीं, तो इसका मतलब है जो रिलेशन है फर्स्ट 2 रिलेशन, ये 2 रिलेशन से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 रिलेशन से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस 2 रिलेशन से आगे बढ़ते हैं इसको। अब हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ करा जो ये Fe है, और यहाँ पे mg को डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस हमारा टेन थीटा होता है। हमारा रिलेशन में एक जगह टेन थीटा भी आ गया है, इसका मतलब है एक वैल्यू हमारा इतना आएगा। अब इसको फर्दर हम लोग थोड़ा सा इन्हांस करेंगे, वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, तो हमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको पॉज करके बच्चों आराम से लिख सकते हो। तो मैं तो यहाँ से इसको करूँगा डिलीट। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू आ गया Fe का मतलब कूलम्स फोर्स, ये कूलम्स कांस्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देखो हर एक दोनों बॉडीज पे Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है यहाँ पे, तो दोनों स्फीयर में Q चार्ज है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बच्चों डिस्टेंस A से B, ये डिस्टेंस हमारा
तो इसको हम लोग ए बी स्क्वायर कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। दिस इज और यहीं पे डिवाइड भी है, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड करा यहाँ पे किससे, एम जी से, ये एम जी, और इधर की तरफ है हमारा टेन थीटा। चलो इसको फर्दर फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलो। के क्यू स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी एम जी ए बी स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एम जी ए बी। देखो ए बी को हम लोग ऐसा करते हैं, ए बी इसका मिडिल पोजीशन क्या है, सी है, तो ए बी को इस ए सी का डबल कहते हैं, डबल इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस ए बी को हम ट्वाइस ऑफ ए सी कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए सी, स्क्वायर है, ए बी पे स्क्वायर कर दिया, क्यू स्क्वायर हमने रखा, उसके बाद ये एम जी ए बी स्क्वायर को इतना कर दिया, और बाजू में यहाँ क्या है, टेन थीटा, ये भी रख दिया, और के जो है यहाँ पे नीचे में कर दिया 1/k, के डिवाइड में आ गया ये वैल्यू, ये दोनों अप हो गया, क्यू स्क्वायर यही रह गया, टेन थीटा पहले से विराजमान है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आई डू होप हमारा प्रूफ आराम से यहाँ मिल जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी ट्वाइस ऑफ टू स्क्वायर, इसको 4 कर देते हैं सामने में। अब यहाँ पे है ए सी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा, और यहाँ पे 1/k, के का वैल्यू बाद में बैठा देंगे, ए सी स्क्वायर। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग करते क्या, दिस ए सी, इसकी बात हो रही है। अब एक ट्रायंगल यहाँ लेते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल में ये साइड हमें पता है L, और ये साइड हमें पता करना है, यानी इस थीटा के हिसाब से ये साइड हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और दिस बिकम्स परपेंडिकुलर, इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हमें AC निकालना है, तो इस ट्रायंगल में अगर हमने साइन थीटा लिया अगर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी L। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे L साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ AC के वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4mg, और AC बोले तो AC स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाजू में टेन थीटा, और यहाँ 1/k। देखो बच्चों, k का वैल्यू जो होता है ये 1/4πε0 होता है। अब अगर इसको हम 1/k करेंगे, 1/k करेंगे तो ये 4πε0 अप आ जाएगा, नहीं, इसको अगर रिवर्स करोगे तो ये भी तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया आपको यहाँ 4πε0। अब ये प्रूफ हमारा नजर आ रहा है, 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4πε0, हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, प्रूफ्ड। आराम से लिखो इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई करो, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जब आप बनाते हो तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपको अगर कहीं भी मिलता है ना, आप खुद ट्राई करो, क्योंकि ओवरऑल एग्जाम आपको देना है। ये सारा चीज़ आपको जो बताया जाता है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, ये सारी चीज़ आपको बताया जाता है। ये नहीं कि आपको जहाँ भी जिस सोर्स से भी आपको इस तरह की चीज़ मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, ये नहीं है कि आपको नीट एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आपको सेट है, ये पूछा जाएगा। दिस इज ओनली बिकॉज these are the ways to build up your concept। ये जो भी तरीका अपनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ये आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, आप इसको खुद समझ सको, अपने को मोल्ड करने के लिए बताया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द सम ऑफ द 2 point charges is 7 microcoulomb। They repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 cm apart in free space। Calculate the value of each charges। इसको हिंदी अनुवाद कर देता हूं मैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और दोनों पॉइंट चार्जेस का जो सम टोटल है, एक पॉइंट चार्ज है Q1, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज, इसका वैल्यू है Q2। ये वैल्यू कितना है ये नहीं पता है, सिर्फ दिया हुआ है कि दोनों का सम यानी
Q1 प्लस Q2 ये है 7 माइक्रो कूलम, माइक्रो हटा देता हूँ 10⁻⁶, इतना कूलम चार्ज दोनों का सम टोटल है। अब ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये इधर की तरफ रिपेल हो रहा है, ये इधर की तरफ रिपेल हो रहा है। अब दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स 1 न्यूटन लगता है। तो अब कह रहे हैं कि ये दोनों में कितना कितना चार्ज होना चाहिए। कोई बात नहीं, इस कूलम फोर्स के फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे। ये होता है कूलम फोर्स कांस्टेंट, यानी 9 × 10⁻⁹ होता है कूलम फोर्स कांस्टेंट। और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये 30 सेंटीमीटर 10⁻⁻² इसका स्क्वायर कर देते हैं। और ये है आपको 1 न्यूटन, एक न्यूटन है। तो अब थोड़ा सा इसमें सॉर्ट आउट करना है, तो सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या करा, Q1 Q2 रखा, इस वैल्यू को इधर कर दिया, ये 30 × 10 पावर, इतना को इधर करेंगे, 30 का स्क्वायर बोले तो 30 × 30 एंड 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। उसके बाद ये वैल्यू हमारा, चूंकि ये तो हमने यही रखा है, यहाँ पे इस वैल्यू को इधर लाएंगे, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। तो ये 3 जा 9, ये 9 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ऊपर में आ गया यहाँ 10, यहाँ भी 10 रह गया, यानी 10 स्क्वायर और 10⁻⁻4, तो यहाँ 10⁻⁻2 आ गया। 10 स्क्वायर को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होता है, तो -4 में 2 ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। उसके बाद नीचे बच्चों 10⁻9, इस 9 को अप कर लेते हैं तो 10⁻⁻9 और -2 -11 हो जाएगा, यानी Q1 Q2 जो है ये आ गया 10⁻⁻11 इतना कूलम। अब हमें Q1 Q2 तो दिया हुआ प्लस में, Q1 Q2 अगर हमारा माइनस में, डिफरेंस में वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको डिफरेंस में वैल्यू सेट करने का। तो डिफरेंस में वैल्यू को सेट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये करा कि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, A - B होल स्क्वायर, ये होता है A + B यानी दोनों का सम होल स्क्वायर -4AB यानी Q1 Q2। ये वैल्यू यहाँ दिए हुआ ऑलरेडी, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 7 का होल स्क्वायर 49 और 10⁻⁻6 का स्क्वायर तो 10⁻⁻12। 4 Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 10⁻⁻11, ये 49 10⁻⁻12। अब इसको हम 40 कर देते हैं तो 10 पावर यहाँ पे -12 हो जाएगा। चूंकि यहाँ 4 है, हमने एक 0 बढ़ा दिया, एक 0 बढ़ाया तो 10 के पावर में एक हमको घटाना पड़ेगा, जो रूल्स है मैथमेटिक्स का। तो -11 में -1 और घटाओगे तो -12 हो जाएगा, तो ये -12 हो गया। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, तो यहाँ 10 पावर -12 दोनों में कॉमन आउट है, तो ये हो जाएगा 49 - 40, दिस एंड दिस ले लिया हमने, और ये दोनों के बाहर ये 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कॉमन आउट आ गया। 49 - 40 तो हो गया 9 × 10⁻⁻12, यानी Q1 - Q2 का ये होल स्क्वायर इतना हो गया, स्क्वायर इधर हट जाएगा तो ये 9 × 10⁻⁻12 का ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, और 10⁻⁻12 का स्क्वायर रूट करोगे पावर हाफ हो जाता है तो -6 हो गया, यानी Q1 + Q2 मिल गया, और Q1 - Q2 और Q1 + Q2 दोनों मिल गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, दिस बिकम्स इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 20 से मैं इसको कर देता हूँ आउट, और उसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ पे सॉल्व। आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 and 2, Q1 + Q2 है 7 × 10⁻⁻6 कूलम। थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको हम लोग कर देते हैं 7 माइक्रो कूलम। चलो, ये Q1 + Q2 7 माइक्रो कूलम है, और Q1 - Q2 ये 3 माइक्रो कूलम है, 3 माइक्रो कूलम है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q1, ये हो जाएगा 7 + 3 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम, तो Q1 हो जाएगा ये 5 माइक्रो कूलम। एक तो मिल गया हमें। अब Q1 का वैल्यू कहीं भी सेट कर दो, आपको Q2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से ले लो, चूँकि Q1 + Q2
इक्वल टू कितना है हमारा 7 माइक्रोकूलम है, 7 माइक्रोकूलम है। हमें Q2 निकालना है तो 7 माइक्रोकूलम और माइनस Q1, तो Q1 का वैल्यू रख देते हैं ना, Q1 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, तो ये हो गया 5 माइक्रोकूलम, तो ये होगा 7 माइनस 5 यानी 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है Q1 हो गया हमारा 5 माइक्रोकूलम निकला और Q2 का वैल्यू हमने निकाला 2 माइक्रोकूलम। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पिथ बॉल्स है ये PITH, 2 pith balls each weighing 10 power 3 kg are suspended from the same point by means of a silk thread 0.5 meter long. On charging the balls equally, they are found to repel each other to a distance of 0.2 meter. Calculate the charge on each ball. Very good question. देखो बच्चों, 2 पिथ बॉल है और ये दोनों सेम पॉइंट से लटक रहा है। 2 pith balls each weighing 10 power minus 3 kg are suspended from the same point, सेम पॉइंट से सस्पेंड कर रहा है और दोनों सिल्क थ्रेड से लटका हुआ है और सिल्क थ्रेड की लंबाई है 0.5 मीटर। और जब चार्ज किया गया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कुछ इस तरह की बातें होगी, इस तरह की बात बन सकती है। एक वर्टिकल लाइन होगा, एक पिथ बॉल इधर की तरफ आ रहा है मान लो, और दूसरा पिथ बॉल इधर की तरफ आ रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये एक पिथ बॉल है और एक पिथ बॉल यहाँ है। रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है Fe, और इस पर भी रिपल्सिव फोर्स Fe इधर लग रहा है। और यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नामकरण करना चाहती है तो कर दो, इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया हमने C। अब ये दोनों सस्पेंड कर रहा है। धागे की लंबाई कितना है बच्चों? धागे की लंबाई है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर सिल्क थ्रेड है। दोनों को चार्ज किया नहीं पता, मान लिया कि इसमें चार्ज है हमारा Q और इसमें भी चार्ज है Q, चूंकि चार्ज दोनों में सेम है। ऑन चार्जिंग द बॉल्स इक्वली, दोनों चार्ज को इक्वल चार्ज किया गया, इक्वली मैग्नीट्यूड सेम और नेचर भी सेम। इक्वली का मतलब है जब चार्ज कर रहे हैं तो दोनों का चार्ज का नेचर भी यहाँ सेम बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो जाहिर है दोनों एक दूसरे को बराबर रूप से क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। तो सेंटर से जहाँ दोनों अटकता है यहाँ पे अब दोनों रिपेल करने लगा। अब ये इस पोजीशन में आ गया और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके और रुक गया। और कितनी दूरी पे रुका? They are found to repel each other at a distance 0.2 मीटर, यानी यहाँ से A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। A से B के बीच की दूरी है 0.2 मीटर और दोनों के जो चार्जेस है हमें नहीं पता, हमने मान लिया इतना है। अब दोनों का मास भी सेम है तो ऑब्वियसली दोनों पर वेट काम करेगा, mg नीचे की तरफ, इसका भी mg नीचे काम कर रहा है, वेट नीचे की तरफ, और धागा अपनी तरफ खींचेगा, उसको हम टेंशन कहते हैं, टेंशन इधर लग रहा है। यहाँ आपको 3 फोर्सेस काम कर रहा है, एक कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन Fe, दूसरा उसका वेट mg, तीसरा उसका धागा। 3 फोर्स के अंडर में ये बॉल अगर इक्विलिब्रियम में है, ये अगर चार्ज अगर पिथ बॉल अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग यहाँ पे लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो बिला झिझक हम लोग लैमिस थ्योरम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे करते क्या, मान लेते हैं कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, तो दिस बिकम्स ऑल्सो थीटा। अब हम लोग यहाँ लैमिस थ्योरम यूज करना चाहेंगे, तो लैमिस थ्योरम यूज करना चाहेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे, जो ये Fe है बच्चों, Fe जब लेंगे, देखो यहाँ हमारे पास 3 फोर्सेस है, 3 फोर्सेस 3 डायरेक्शंस में, एक ये डायरेक्शन है, दूसरा इधर की तरफ है और तीसरा इधर की तरफ है। तो लैमिस थ्योरम में जब कोई फोर्स लेते हैं तो डिवाइड के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला एंगल, यानी बाकी जो रेस्ट 2 फोर्सेस हैं उसके बीच के एंगल का साइन होता है। तो नीचे में यहाँ आ जाएगा साइन
अब यह एंगल कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन से अगर ये मिला देते तो ये 180 हो जाता, और थीटा ये निकल गया तो रेस्ट एंगल ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। एक फोर्स। दूसरा फोर्स बच्चों यहाँ mg है। mg को हम डिवाइड करेंगे किससे, तो जब mg की बात होगी, बाकी एक फोर्स हमने इधर लिया तो बाकी दो फोर्सेस ये इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल देखो यहाँ से ये वर्टिकल है तो वर्टिकल के साथ ये एंगल तो 90 हो जाएगा और प्लस ये थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। और आखिर में धागे पर तनाव टेंशन, टेंशन इधर की तरफ है, ये फोर्स लिया तो बाकी दो फोर्सेस ये इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये साइन 90 डिग्री हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये FE है और साइन 90 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला आपको अवेलेबल है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और इधर की तरफ टेंशन अपॉन ये 1 आ जाता है साइन 91। तो हमें ये दो को लेके चलने पर हमें चूंकि चार्ज निकालना है तो चार्ज हमें यही दोनों से मिल जाएगा, टेंशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीन पार्ट में है, तो हम दो पार्ट को लेके आगे चलते हैं, फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दोनों को लेके आगे चलेंगे तो यहाँ हमारा FE है अपॉन इस mg को नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, तो इधर की तरफ साइन आ जाएगा, ये साइन थीटा हो गया और नीचे यहाँ पे कॉस थीटा, और ये हो जाता है टेन थीटा। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से आउट करूँगा। अब यहाँ पे FE हमें चार्ज निकालना है, तो FE को हम यहाँ रहने देंगे और इवन के mg को भी इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा mg टेन थीटा। FE का वैल्यू होता है कूलम कांस्टेंट, कूलम फोर्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों में बराबर चार्ज है QQ, तो QQ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है AB के बीच का डिस्टेंस है 0.2 मीटर, तो 0.2 होल स्क्वायर हो जाएगा। कूलम फोर्स कांस्टेंट के और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इधर हो गया mg टेन थीटा, mg टेन थीटा। तो अब हमें यहाँ टेन थीटा का वैल्यू मालूम करना है, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, आराम से हम लोग यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे Q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो गया mg, m कितना है मास, मास दिया हुआ है 10 पावर -3, तो 10 पावर -3, g का रफली हम लोग जो है 10 ले सकते हैं, और टेन थीटा का वैल्यू अभी हमें निकालना है। जैसे ये एंगल है थीटा, इसका 10 अगर लेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू हमारा 0.2 है, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.1 और ये 0.5 है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, इसको O कर देते हैं, यहाँ C कर देते हैं। तो टेन थीटा को हमें बाद में निकालना पड़ेगा, तो टेन थीटा को चाहो तो आप निकाल सकते हो यहीं पे। तो हमने यहाँ क्या करा, M और G का वैल्यू रफली 10 रख दिया, अभी टेन थीटा को रख देते हैं हम लोग टेन थीटा, और बाकी जो वैल्यू है यहाँ पे 0.2 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 0.2 स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड, यहाँ पे आ जाएगा K का वैल्यू यहाँ कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए अभी Q स्क्वायर को रहने देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 का पावर -3, 10 पावर 1 यानी 10 पावर ये हो गया -2। अब उसके बाद 0.2 स्क्वायर, अब इसको इसी में रहने देते हैं, और उसके बाद टेन थीटा की बात करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ टेन थीटा की अगर बात करेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी दिस बिकम्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो जाएगा OC। अब OC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0.1 OC का, ये OC का वैल्यू हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं,
तो ये दिस साइड का स्क्वायर हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 0.5 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है तो आप इसको आप आराम से यहाँ सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसको यहाँ पे रफ में काम कर लेना पड़ेगा। 0.1 अपॉन, देखो बच्चों यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार होता है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मतलब हो गया 0.5 माइनस 0.1, तो ये 0.4 हो गया। इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है कि एक तो ए माइनस बी कर दिया हमने, दूसरा ए प्लस बी, यानी 0.5 प्लस 0.1 तो 0.6 हो जाएगा, तो ये 0.6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट करना है, सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 4 जा 24, तो ये 0.24 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 0.24 अंडर रूट। अब इस उसको वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उस वैल्यू को सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व करके tan थीटा की जगह पे ये वैल्यू बैठा दो 0.1 एंड डिवाइडेड अंडर रूट 0.24, स्क्वायर रूट निकालने का है, एंड अपॉन के का वैल्यू जो होता है ये वो 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। तो के का वैल्यू यहाँ रख दिया हमने 9 इंटू 10 पावर 9। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ है, ये आप खुद करो, कैलकुलेशन है, कोई खास नहीं है, आप कर सकते हो, कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड along x-axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। वैसे भी फिजिक्स, मेरा ये मानना है कि फिजिक्स के न्यूमेरिक्स को बेहतर तरीके से, इवन कि आपका कंपटीशन में नीट के लिए आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हो। देखो अभी ज़रूरत पड़ जाएगी मैथ की, कहाँ बचोगे। बेहतर तो यही है कि मैथ्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए, सबसे बेहतर यही है, आप उसे अच्छी से समझ लेना चाहिए। कहता है एक्स एक्सिस के अलग अलग पॉइंट्स में, पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज y axis and that is x axis. This is x axis. X axis and y axis. This is origin. Origin पे एक चार्ज है, मान लो Q, और वो है 1 कूलम चार्ज। Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. Origin पे 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। अब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, एक दो चार्ज नहीं है बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, और हर एक चार्ज का वैल्यू कितना है 4 माइक्रोकूलम। क्यू नॉट चार्जेस को ले लेते हैं और बाकी चार्जेस को हम क्यू का नाम देते हैं, और कितनी दूरी पर है, x यानी 1 मीटर की दूरी पर है। दूसरा कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर है ओरिजिन से, एंड सो ऑन, और उसके बाद 4 मीटर की दूरी पर है, इस तरह से 8 मीटर की दूरी पर अलग, और ये सभी चार्ज सेम है, चार्ज का वैल्यू सब में सेम है, अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा। तो अब ये सारे चार्जेस मिलकर के इस पर टोटल कितना फोर्स लगाएगा। तो अब यहाँ इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम, वो 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, पहले वाले का फोर्स क्या हो जाएगा, मान लो ये जो फोर्स लगा रहा है जो 1 मीटर की दूरी पर है, तो दोनों के बीच Q नॉट और Q के बीच का कितना फोर्स हो जाएगा, कूलम फोर्स कांस्टेंट Q नॉट इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर है। नेक्स्ट जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो कूलम फोर्स कांस्टेंट, ये वाला चार्ज, ये भी Q ही है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q नॉट ही होगा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है
2 मीटर की दूरी पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा वाला भी वही है, क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, कितना दूरी पर है, ये 4 मीटर की दूरी पर है, 4 स्क्वायर। एंड अगला है कूलम फोर्स कांस्टेंट क्यू नॉट अपॉन 8 मीटर की दूरी पे 8 स्क्वायर, और ये चलते रहेगा अप टू इन्फिनिटी। अब हमें ये देखना है कि इन सब में कांस्टेंट क्या आ रहा है, के सब में आ रहा है, तो के को हमने बाहर करा, क्यू नॉट क्यू भी सब में आ रहा है, इसको बाहर करा, तो यहाँ बचा 1/1 स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 1/2 स्क्वायर, और यहाँ 1/4 स्क्वायर, और यहाँ 1/8 स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अब ये जो चीज आया इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है 10th में, तो आई डू होप कि आपको एक फार्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का आपको निकालने की बात अगर करा होगा तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो को पहले चेक करना पड़ेगा। इनके रेशियो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग रफ में चेक करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे रफ में चेक करते हैं ये दोनों टर्म्स का, तो प्रीसीडिंग टर्म्स ये है, प्रोसीडिंग नेक्स्ट टर्म ये है, उसके प्रीसीडिंग ये है, तो 1/2 स्क्वायर एंड अपॉन 1/1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। इनके बीच का रेशियो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर। तो 1/4 स्क्वायर बोले तो 16 और 2 स्क्वायर बोले तो 4, तो ये 4 जा 16 यानी 1/4। यानी समझ में आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ज्योमेट्रिक सीरीज व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो एस इन्फिनिटी होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, जब कॉमन रेशियो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो। लेस देन 1 यानी 1 से कम अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला आप वहाँ पुट कर सकते हो। तो अब ये सारे वैल्यूज को यहाँ बैठाएंगे। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू नॉट चार्ज 1 कूलम है, और क्यू चार्ज जो है ये 4 माइक्रो कूलम का है, तो दिस इज 4, और माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6। और इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इसका मैथमेटिकल वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1/1 स्क्वायर, यही फर्स्ट टर्म है, 1/1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस आर यानी कॉमन रेशियो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 1/4 आता है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/4 आता है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आराम से सारा वैल्यू आपको निकल जाता है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल साइड वाला, एल भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, और उनके 3 वर्टेक्स यानी 3 शीर्ष बिंदु पर चार्ज है, और तीनों चार्ज का वैल्यू प्लस क्यू है, और तीनों साइड्स की लंबाई एल है। तो कह रहा है कि एक ऐसे चार्ज को उस त्रिभुज के ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में रखो जिससे कि तीनों चार्ज जो वर्टेक्स में है इक्विलिब्रियम में रहे, यानी स्टैटिक रहे, वहां से भागे नहीं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या बच्चों, पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। तो एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये तीनों ट्रायंगल में साइड्स का नाम दे दिया हमने। यहाँ ए यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ P साइड में चार्ज है वर्टेक्स में Q, और C और वर्टेक्स में चार्ज है Q, और लेंथ उसका L है, यहाँ भी L है। अब क्या करा, यहाँ से हम लोगों ने ये करा, यहाँ से इसके यहाँ पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला, परपेंडिकुलर। यहाँ से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ से इस पर डाला। ये तीनों जहां पे मिलता है इसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। और मान लिया यहाँ Q0 चार्ज है जो हमें पता करना है।
कहता है वो चार्ज कितना होगा और उसका मैग्नीट्यूड और साइन यानी नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये तीनों जो वर्टेक्स में चार्ज है वो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो चार्ज वहाँ से खिसक के नहीं, भागे नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे तीन चार्ज अगर रखे हुए हो और तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को तो रिपेल करेगा, तो हर चार्ज यहाँ से दूर भागना चाहेगा रिपल्सिव फोर्स के कारण। लेकिन हमें एक यहाँ चार्ज ऐसा रखना है जो इन सबको कंट्रोल करके रखे, तो डेफिनेटली ये चार्ज आपको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। तो चार्ज का साइन तो हमें पता चल गया लॉजिकली कि नेगेटिव चार्ज ही इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, अन्यथा ये सब भाग जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन में देख लेते हैं। किसी एक चार्ज को फर्ज किया, सपोज दैट मान लिया कि एक चार्ज हमने ये लिया और इसको हमने इक्विलिब्रियम में करना चाहा। मैंने कहा कि इस पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है और इधर वाला इधर काम कर रहा है, यानी ये चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी इसको बोलते हैं FB, यानी फोर्स ऑन दिस चार्ज बाई चार्ज एट बी चार्ज के कारण यहाँ फोर्स सिंबल में FB दे दिया। C वाला चार्ज यहाँ पे Q, ये इस पर फोर्स लगाएगा और इसको FC कहते हैं हम लोग सिंबल में। ये दोनों चार्ज इसको रिपेल करेगा। ऑब्वियसली दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? देखो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है कूलम फोर्स कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q हो जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर L हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों में भी वही चार्ज है Q हो जाएगा और डिस्टेंस स्क्वायर यहाँ भी L स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये और ये दोनों अगर बराबर बराबर लग रहा है तो दोनों का जो रिजल्टेंट है तो डेफिनेटली इधर लगेगा और इसको हम लोग FC नाम दे दिया। तो यह FC का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? अब यहाँ हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से निकालते हैं। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल तो 60 डिग्री का होगा, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ ऑफ। इसी तरह से ये टोटल 60 ये भी हो जाएगा, 60 ये तो ये भी 60 होगा, एंड दिस बिकम्स 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब इस FC का इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो FC cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FC cos थीटा यानी 30 डिग्री, और प्लस इस FB का इधर कंपोनेंट लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा FB cos 30 डिग्री। FB FC दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो इसको ट्वाइस ऑफ FC कर देते हैं तो cos 30 डिग्री। इसको हम लोग इस तरह से रहने देते हैं, यानी ये दोनों चार्ज मिल करके इस पर टोटल उधर रिपल्सिव फोर्स उधर लगाएगा। अब यहाँ हमने Q0 चार्ज रखा है सो दैट कि उसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अगर इधर से अट्रैक्ट करेगा तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो जाएगा, तो चार्ज जो A पॉइंट पर है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं स्टैटिक रहेगा। अब उसको स्टैटिक में रखने के लिए बच्चों इधर की तरफ जो फोर्स लगना, इस फोर्स का नाम हमने दे दिया F डैश दे दिया। इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम के लिए ये F और F डैश क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहाँ F का वैल्यू क्या हो जाएगा 2FC। FC का मतलब होता है कूलम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर, दिस बिकम्स FC एंड cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब यहाँ F डैश दिस फोर्स यानी Q एंड Q0 के बीच का फोर्स F डैश, तो कूलम फोर्स कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर यानी AG स्क्वायर। कूलम फोर्स कांस्टेंट एक Q यहाँ से एक Q यहाँ से कैंसिल करो, दिस 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर की तरफ हमारा जो वैल्यू बचा बच्चों वो बचा √3 अपॉन L स्क्वायर, और इधर रह गया हमारा Q0 अपॉन AG स्क्वायर। चूंकि हमें Q0 निकालना है तो Q0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 AG स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर।
यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं। अब एजी का वैल्यू हम लोग निकाल करके बैठा देंगे, क्यू नॉट हमें मिल जाएगा। अब सवाल है कि एजी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ बच्चों। एजी का वैल्यू निकालते हैं। देखो ये जो साइड है एल है और ये मिडिल पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, L/2 आ जाएगा। कलर में चेंज कर देता हूँ, तो ये डिस्टेंस हमारा L/2 आ जाएगा। दिस बिकम्स L/2। और ये साइड हमें निकालना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। अब यहाँ देखना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कंसीडर्ड एंगल के साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और रेस साइड को हम लोग बेस कहते हैं। यहाँ पे तो हमें बेस दिया हुआ है और एच निकालना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे cos थीटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ लेते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे L/2 हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ से AG हमें निकालना है। तो ये जो L/2 AG हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, cos 30 तो √3/2 आ जाएगा और यहाँ पे L/2 ऑफ AG, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम AG का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ L/30 डिग्री 0 कहाँ से आएगा, √3/2। तो AG का वैल्यू हो जाएगा L/√3। अब इस वैल्यू को लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Q नॉट हमें मिल जाएगा। तो Q नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ Q √3 AG स्क्वायर यानी L/3, L/3 √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन नीचे L² है, तो ये हो जाएगा Q √3 L² अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा 3L²। यहाँ से कैंसिल कर दो, √3 है और नीचे 3 है, तो रेशनलाइज करोगे तो नीचे √3 हो जाएगा, यानी Q/√3 आ जाता है। और ये Q नॉट का वैल्यू चूंकि ये नेगेटिव नेचर का होगा तभी उसको एट्रैक्ट करेगा, तो यानी सेंट्रॉइड पे जो हमें चार्ज रखने हैं वो चार्ज रखना है कि -Q/√3। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। आप हमारे साथ बने रहें, इस तरह से आप फ़ायदा मेरे से ज़रूर लें, मैं आपको फ़ायदा दूंगा, लेकिन शर्त है कि आप मेरे साथ पैरेलल चलोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।